तो हेलो गाइस, आज का जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट का मतलब खो जाना, स्प्रिंग का मतलब होता है पतझड़ का मौसम। लेकिन यहाँ स्प्रिंग को कंपेयर किया गया है बच्चों के बचपन से, चाइल्डहुड से, जिसमें खुशी होती है, जॉय होता है, हैप्पीनेस होता है। यानी स्प्रिंग यहाँ एज अ मेटाफोर यूज किया गया है एंड इट इज बीइंग कंपेयर विद चाइल्डहुड ऑफ चिल्ड्रन। इसके नीचे लगा है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी उन बच्चों की कहानियां जिनका बचपन उनसे छीन लिया गया। किसने लिखी है ये स्टोरी? अनीस जंग ने, जिनका बर्थ हुआ 1964 में। उनका जन्म रोरकेला में हुआ और उनका बचपन और एडोलेसेंस, एडोलेसेंस यानी वो उम्र जो 11 से 20 के बीच होती है, तो 11 से 20 की उनकी उम्र और उनका बचपन हैदराबाद में बीता। उनकी एजुकेशन हैदराबाद में ही हुई, फिर उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उड़ चली। उनके पेरेंट्स दोनों ही राइटर्स हैं। अनीस जंग ने अपना करियर एज अ राइटर इन इंडिया शुरू किया। वो एक एडिटर रह चुकी हैं, कॉलमिस्ट रह चुकी हैं मेजर न्यूज़पेपर्स के लिए, यानी आर्टिकल्स लिखती हैं, एडिट करती हैं मेजर न्यूज़पेपर्स का कंटेंट और बाहर के न्यूज़पेपर्स भी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और काफ़ी उन्होंने बुक्स भी, 1 2 3 जो भी बुक्स हैं उनकी, उन्होंने वो ऑथर की हैं, लिखी हैं कुछ बुक। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं ये अनीस जंग की एक बुक से उठाई गया छोटा सा पार्ट है। और कौन सी बुक से? लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड उस बुक किताब का नाम है। बढ़ते हैं, फिर शुरू करते हैं आगे कहानी। कहानी में भाई, कहानी जो है 2 भागों में बटी हुई है। पहली कहानी या पहला भाग जो है वो एक लड़के के बारे में बात करता है, जिस लड़के का नाम यहीं पर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, साहिब। और दूसरी कहानी पर फिर हम दूसरे पार्ट में जाएंगे। तो इस वीडियो में बात होगी पहले भाग की और दूसरे वीडियो में बात होगी दूसरे भाग की, विच विल बी पार्ट 2। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभार मैं 1 रुपया गार्बेज में ढूंढ लेता हूँ। वाई डू यू डू दिस? तो ये अनीस जंग नरेटर पूछ रही हैं उस लड़के से कि तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। अनीस जंग हमने बता रही हैं कि मेरे पड़ोस में ना गार्बेज डंप जो है, जहाँ गार्बेज, जहाँ कूड़ा कचरा डाला जाता है, वहां पर साहिब से उन्होंने एक सवाल पूछा कि तुम ये करते क्यों? क्या कर रहा है साहिब? क्या कर रहा है भाई साहिब? ही स्क्राउंजेस फॉर गोल्ड। वो हर रोज सोने के लिए खोज करता है उस गार्बेज डंप में, हर सुबह, एवरी मॉर्निंग। और हर सुबह ही वो अनीस जंग उनको एनकाउंटर करती हैं, मिलती हैं। तो वो पूछ रही है साहिब से, तुम ये करते ही क्यों हो? वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। अब हम वो बता रही हैं कि साहिब ने ना अपना घर बहुत दिनों पहले छोड़ दिया था। उसका घर कहाँ पर था? ढाका के, ढाका क्या है भाई? बांग्लादेश की कैपिटल, ठीक है। ढाका के ग्रीन फील्ड्स में था साहिब का घर। ढाका के, ना ढाका नहीं, ढाका। साहिब का घर ढाका के ग्रीन फील्ड्स में था। ढाका क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है। His home is not even a distant memory। डिस्टेंट मेमोरी का मतलब होता है ऐसी याददाश्त जो पुराने समय की हो, जो बहुत दूर की हो। पर उसका जो घर है वो तो डिस्टेंट मेमोरी भी नहीं है, यानी उसको तो याद भी नहीं है अपना घर। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him। किसकी मदर बता रही है? साहिब की मदर साहिब को बताती हैं कि बहुत सारी आंधी तूफान आए थे जिन्होंने उसके घर को बहा दिया, स्वेप्ट अवे, जिसमें उसके घर बह गए, यानी ढाका में। फिर इनको अपना घर छोड़कर यहाँ आना पड़े, बड़े शहरों में, इन बिग सिटी आना पड़ा, बड़े शहरों में, गोल्ड की तलाश में, सोने की तलाश में, यानी जीने के लिए, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, जहां अब ये रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, ही मटर्स, वो ऐसा बोलता है। लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देख के। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली। अरे ग्लिबली का देखो अब यहाँ मतलब होता है कुछ ऐसा बोल जाना जिसके बारे में बाद में सोचना, ठीक है। बिना सोचे जब कुछ भी बोल दें, तो ऐसा तो बहुत होता होगा बहुतों के साथ, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और बाद में सोचते हैं कि ऐसा क्यों बोल दिया। तो नरेटर साहिब से बोलते हैं कि अरे स्कूल जाओ। आगे लिखा है रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। और तुरंत ही नरेटर को रियलाइज भी होता है अनीस जंग को कि ये एडवाइस जो मैंने उसे दी है स्कूल जाने की, कितनी खाली लगेगी। हॉलो का मतलब होता है कितनी खाली साउंड करेगी, कितनी खाली सुनाई देगी उसे,
क्यों? क्योंकि वो स्कूल जा सकता तो भाई स्कूल चला ना जाता। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो साहिब कह रहा है कि मेरे नेबरहुड में तो कोई स्कूल ही नहीं है, जब वो वहाँ एक स्कूल बना देंगे आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। मैंने मजाक के तौर पर उससे पूछा, अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे? किसने पूछा? नरेटर ने। अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। उसने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ जी मैं आऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिनों बाद वो मेरे पास दौड़ा दौड़ा आया। इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। तो मैंने कहा एम्बेरस होते हुए, क्या कहा मैंने कि भाई स्कूल बनाने में तो बहुत लंबा वक्त लगता है, और मैं एम्बेरस हो चुकी थी। क्यों एम्बेरस हो चुकी थी? क्योंकि मैंने उसे एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जिसका कोई मतलब नहीं था, जो मैं पूरा नहीं कर सकती थी। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world। लेकिन इस तरह के प्रॉमिस तो उसकी जिंदगी में, उसकी ब्लीक वर्ल्ड में, देखो ब्लीक वर्ल्ड का यहाँ मतलब होता है एक अनहैप्पी वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जिसमें चार्म ना हो, जिसमें खालीपन हो। तो उसके ब्लीक वर्ल्ड में तो ऐसे प्रॉमिसेस भरे हुए थे। अबाउंड मीन्स होता है बहुत ही लार्ज नंबर में कोई चीज़ का एग्जिस्ट करना। तो भाई उसकी दुनिया में तो ऐसे प्रॉमिसेस, मेरे जैसे खाली प्रॉमिसेस भरे हुए थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, भाई महीनों बाद उसको जानकर, महीनों तक उसको जानकर, आई आस्क्ड हिज नेम, मैंने उसका नाम उससे पूछा, और पूरा नाम उसका क्या था? साहिब ए आलम। तो बड़ा ही खूबसूरत नाम है उसका। क्या नाम है? साहिब ए आलम। ही अनाउंसेस, ऐसा उसने मुझे बताया। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, उसको नहीं पता ये क्या है, इसका मतलब क्या है, उसको नहीं पता साहिब ए आलम का मतलब क्या है। अगर उसे पता होता ना, इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसे पता होता इसका मीनिंग क्या है भाई साहिब ए आलम का मतलब, ध्यान से, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहिब ए आलम का मतलब क्या है? यूनिवर्स का लॉर्ड, राजा इस पूरे यूनिवर्स का। तो अगर उसे पता होता अपने नाम का क्या मतलब है, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे बड़ी मुश्किल से यकीन होता कि उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, वो नहीं जानता इस बात से, वो बेखबर है कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या उसके नाम का मतलब है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ स्ट्रीट्स में घूमता है, गलियों में घूमता है, रोम्स घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून, तो वो अपने दोस्तों के साथ घूमता है गलियों में बेयरफुट, बेयरफुट मीन्स नंगे पैर, बिना चप्पल जूते पहने। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, तो ऐसे दोस्त, मतलब वो सारे ही बच्चे जो साथ में घूमते हैं वो सभी बिना किसी चप्पल जूतों के चलते हैं। वो और कैसे दिखते हैं? वो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, जो सुबह सुबह तो दिखती हैं फिर दोपहर में गायब हो जाती हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और इतने टाइम के बाद, काफ़ी महीने गुजर जाने के बाद, मैं उनमें से हर किसी को जान चुकी हूँ। तो मैंने पूछा एक से, वाई आंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। मैंने पूछा एक से, तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो भाई? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, तो उसने कहा कि मेरी माँ ने शेल्फ से नीचे ही नहीं उतारनी चप्पल। ही आंसर सिंपली, बड़े आसानी से, बड़े सिंपल मैनर में उसने ये बात कही। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर इसकी माँ उतार भी देती वो चप्पल तो ये उन्हें फेंक देता। एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तो मैंने पूछा तो एक से था कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी, उसका जवाब दूसरे ने दिया कि अगर इसकी माँ इसे दे भी देती शेल्फ से उतार के चप्पल तो ये उन्हें फेंक देता। अच्छा, जिसने ये बात कही है वो खुद तो जूते पहना है, लेकिन वो ऐसे जूते पहना है दैट डू नॉट मैच, जो मैच ही नहीं कर रहे। यानी एक जूता किसी और कलर का या किसी और कंपनी का या किसी और तरह का, और दूसरा जूता किसी और तरह का। When I comment on it, जब मैंने उसको ये बात कही कि तुम्हारे जूते तो मैच ही नहीं कर रहे, he shuffles his feet and says nothing। shuffles का मतलब होता है rearrange करना, ठीक है, तुम कार्ड का shuffling तो जानते होगे। तो जैसे वहाँ shuffle करते हैं, ऐसे उसने अपने पैर shuffle किए, rearrange किए हिचकिचाहट में, और उसने कुछ नहीं कहा। आगे लिखा है, I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life।
तो एक तीसरा लड़का भी था जिसने कहा मुझे जूते चाहिए, और ये लड़का वो है जिसने आज तक कभी जूते नहीं पहने या कभी इसके पास जूते नहीं रहे आज तक। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। तो अब नरेटर में बता रही हैं कि मैं कंट्री के अक्रॉस पूरी कंट्री घूम चुकी हूँ और मैंने बच्चे देखे हैं ऐसे जो बेयरफुट चलते हैं, यानी बिना किसी चप्पल जूतों के चलते हैं। इन सिटीज़ कहाँ कहाँ देखे हैं, शहरों में देखे हैं। ऑन विलेज रोड्स, और कहाँ देखे हैं, गाँव के रोड्स पर देखे हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। तो एक कारण तो ये है कुछ लोगों का बिना चप्पल जूतों के चलने का कि ये एक ट्रेडिशन बन गया है उनके लिए। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, पर क्या है ट्रेडिशन कि उन्हें बिना चप्पल जूतों के चलना पसंद है या वो चलते ही हैं, उनकी आदत है। एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है, ठीक है। और दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है कि वो पुअर है, गरीब हैं। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty। तो मैं सोचती हूँ ऐसे लोग जो कहते हैं कि ये एक कारण हो सकता है, ट्रेडिशन हो सकता है नंगे पैर चलने का, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है, एक बहाना है एक्सप्लेन करने का। क्या एक्सप्लेन करने का? अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, अपनी गरीबी को। कैसी गरीबी? परपेचुअल। परपेचुअल मतलब होता है नेवर एंडिंग, यानी अपनी गरीबी को छुपाने के लिए जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, उसको छुपाने के लिए क्या कहीं ये सिर्फ एक बहाना तो नहीं कि हम ट्रेडिशन की वजह से बिना चप्पल जूतों के चलते हैं और ये पैसे की कमी नहीं। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। तो अनीश चंग हमें बता रही हैं कि मुझे ना एक स्टोरी याद है और वो एक आदमी ने मुझे बताई थी जो कहाँ से था, उडुपी से था ना। व्हाट इज़ उडुपी? उडुपी एक शहर का नाम है, बड़ा ही अच्छा शहर का नाम है, टूरिस्ट प्लेस एक्चुअली। कहाँ पर? कर्नाटका में। यहाँ कृष्ण भगवान का एक बहुत ही भव्य मंदिर भी है, तो बहुत लोग उसको घूमने जाते हैं, ठीक है। तो मुझे एक स्टोरी याद है, ऐसा अनीस चंग में बता रही हैं कि मुझे एक स्टोरी याद है एक आदमी की जो उडुपी से था, उसने मुझे बताई थी। एज अ यंग बॉय he would go to school past an old temple where his father was a priest। तो वो आदमी जब बच्चा था तो वो स्कूल के सामने या स्कूल के आगे जो ओल्ड टेम्पल, पुराना मंदिर था जिसमें उसके पिताजी प्रीस्ट थे, वहां जाया करता था एक मंदिर में। he would stop briefly at the temple, वो थोड़ी देर के लिए उस मंदिर पर रुकता था। and pray for a pair of shoes, और शूज के लिए प्रे करता था, दुआ मांगता था, ख्वाहिश करता था, पूजा करता था। 30 years later I visited his town and the temple। तो 30 साल बाद मैं उसके शहर गई और उस मंदिर में भी गई, which was now drowned in an air of, कैसी एयर भाई? ऑफ डेसोलेशन। तो अब वो शहर, वो मंदिर, ड्राउंड मतलब डूब चुका था। कहाँ डूब चुका था? किस चीज़ में डूब चुका था? एयर ऑफ डेसोलेशन। तो डेसोलेशन का मतलब क्या हुआ? स्टेट ऑफ कंप्लीट एम्प्टीनेस, खालीपन। तो उस जगह एकदम खालीपन आ चुका था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स। बैकयार्ड में जहाँ नया पुजारी रहता था, प्रीस्ट मीन्स पुजारी, वहाँ पर लाल और सफ़ेद कलर की प्लास्टिक चेयर्स थी। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed। वहाँ क्या देखा? जब 30 साल बाद नरेटर वहाँ पर गई उस मंदिर में, तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक यंग बॉय जो कि ड्रेस था ग्रे यूनिफॉर्म में, उसने सॉक्स पहन रखे थे, उसने शूज़ पहन रखे थे। वो आया पेंटिंग, पेंटिंग का मीन्स होता है हाँफते हुए, उसकी सांस फूल चुकी थी। एंड थ्रू इज बैग, वो हाँफते हुए आया, उसने अपना बैग जो है फेंक के दिया या रख दिया। कहाँ रख दिया? एक फोल्डिंग बेड पर रख दिया, ऐसा बेड जो फोल्ड हो सके। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। उस बच्चे को देख के मुझे याद आया एक दूसरा बच्चा जिसने प्रेयर की थी, जिसने पूजा की थी, जिसने विश की थी भगवान से, देवी से। किस चीज के लिए? शूज के लिए, और जिसकी विश जो है पूरी हो चुकी थी। लेट मी नेवर लूज देम। और उसने क्या प्रेयर की थी, क्या पूजा की थी? ये पूजा की थी कि भगवान, देवी, आपने मुझे शूज दिला तो दिए, अब इनको मुझसे कभी लेना मत। नेवर नेवर लेट मी लूज देम।
कभी मुझे इन्हें खोने मत देना। और देवी ने उसकी जो पूजा थी, प्रेयर थी, उसको ग्रांट कर दिया था, उसको पूरा भी कर दिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज। तो जैसे यंग बॉयज कैसे, जैसे प्रीस्ट के बच्चे अब वो जूते पहनते थे। 30 साल पहले तक ये जो आदमी मिला था इसे, उसने बताया था कि भाई उसके बचपन में नहीं थे जूते उसके पास, लेकिन अब प्रीस्ट के बच्चे भी शूज पहनने लगे थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिगर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन बहुत से बच्चे अभी भी ऐसे हैं जैसे मेरे पड़ोस में रैग पिकर्स हैं, कूड़ा कचरा उठाने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, वो अभी तक शूलेस हैं, अभी तक उनके पास जूते नहीं हैं। माई एक्विंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। मेरी जो जान पहचान है, एक्विंटेंस मीन्स मेरी जो जान पहचान है बिना चप्पल जूतों वाले रैग पिकर्स के साथ, वो मुझको ले गई। कहाँ पर ले गई? सीमापुरी। अब दिल्ली वाले जानते होंगे सीमापुरी एरिया को, तो मुझे सीमापुरी ले गई। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बॉर्डर पर है, जो पेरिफेरी मीन्स बॉर्डर पर है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। तो है तो वो पेरिफेरी पर दिल्ली के, लेकिन कहाँ पर है? तब भी ऐसा लगता है कि दिल्ली से बहुत बहुत दूर है, मेटाफोरिकली, यानी उसका मतलब है कि है तो दिल्ली में, लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर है। Those who live here are squatters who come from Bangladesh back in 1971. जो लोग वहाँ रहते हैं सीमापुरी में, वो स्क्वाटर्स हैं। स्क्वाटर्स का मीन्स होता है ऐसे लोग जो इलीगली आकर अनयूज्ड ज़मीन पर रह रहे हों, ऐसी ज़मीन पर उन्होंने अब रहना शुरू कर दिया जिस पे और कुछ नहीं हो रहा था, वो आके वहाँ रह रहे हैं इलीगली। तो वहाँ पर अब वो लोग रहते हैं जो बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? 1971 में। साहिब्स फैमिलीज अमंग देम, और साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस का यहाँ मीनिंग है कि तब सीमापुरी में कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़ पौधे ऐसे ही सब चीजें थी। इट स्टिल इज, अभी भी ऐसा ही है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers। तो सीमापुरी में कौन रहता है? इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, ऐसे भी है यहाँ से, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड। तो भाई इस मिट्टी के ढेर में जहाँ पर रूफ्स टिन की हैं और टारपुलिन की है। टारपुलिन होता है, आपने टेंट वगैरह के जो कपड़े होते हैं जो वाटर प्रूफ होते हैं और हार्ड होते हैं, उसको हम बोलते हैं टारपुलिन। तो मिट्टी के ढेर में, मिट्टी में जहाँ पर जो रूफ हैं, छत हैं, वो टिन की हैं और टारपुलिन की हैं। जहाँ सीवेज नहीं है, डिवॉइड का मीन्स होता है जब कोई चीज़ नहीं होती, लैक ऑफ समथिंग। तो जहाँ सीवेज की सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। अगेन व्हाट डज रैग पिकर्स मीन्स? तो कूड़ा कचरा उठाने वाले लोग। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain। तो भाई ये लोग यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा टाइम से रह रहे हैं बिना किसी पहचान के, और विदाउट परमिट्स, कोई लाइसेंस वगैरह भी नहीं है इनके पास, ऐसे ही रह रहे हैं इलीगली। लेकिन इनके पास क्या है? राशन कार्ड है जी, राशन कार्ड, जिसकी वजह से इनका नाम वोटर्स लिस्ट पे आ गया है और इनको दाना पानी मिल जाता है। तो बाई ग्रेन, ये दाना उससे खरीद पाते हैं। फूड इज इम्पॉर्टेंट, फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। तो भाई आइडेंटिटी से ज़्यादा, पहचान से ज़्यादा क्या ज़रूरी है? खाना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। इफ़, अब ये इन्वर्टेड कॉमास में तो किसी ने बात कही है नरेटर से, इफ़ at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach। अगर दिन के अंत में हम अपने फैमिली को फीड कर सकें, खाना खिला सकें और फिर सोने जा सकें विदाउट एन एकिंग, यानी बिना किसी दर्द करते हुए पेट के, भूख की वजह से पेट दर्द करे, उससे अच्छा है कि हम भाई कुछ खा पी के जा रहे हैं। तो अगर हम दिन के अंत में जा सकें और सोने और अपनी फैमिली को फीड कर सकें, खाना खिला सकें और उनको कोई दर्द ना हो पेट का, वी वुड रादर लिव हियर, तो हम यहीं रहेंगे, देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। तो वहाँ रहने से अच्छा है कि हम यहीं रहें। कहाँ रहने से? जहाँ ये रहते थे ढाका में, वहाँ रहने से अच्छा है कि हम यहीं पर रहें, बिना किसी पहचान के रहें, पर कम से कम हमको
दाना तो मिलता रहेगा, खाना तो मिलता रहेगा। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, तो ऐसा कुछ वुमेन ने कहा, औरतों ने कहा विद टैटर्ड, टैटर्ड का मीन्स होता है पुरानी साड़ी, फटी हुई साड़ी। When I asked them why they left their beautiful land of green field and rivers, तो जब नरेटर ने उनसे पूछा कि तुमने अपने ग्रीन फील्ड्स यानी ढाका को क्यों छोड़ दिया, तब ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसी जगह जहाँ पर खाने की व्यवस्था ना हो वहाँ से यहाँ रहना ज़्यादा अच्छा है। भले ही हमको आइडेंटिटी ना मिले, लेकिन कम से कम हम रात को बिना पेट में दर्द हुए सोने तो जा सकते हैं और अपनी फैमिली को भी कुछ ना कुछ खिला सकते हैं। Wherever they find food, जहाँ भी ये खाना ढूंढते हैं, जहाँ भी इनको खाना मिलता है, they pitch their tents that become transit homes, ये अपने टेंट वहाँ pitch means होता है सेटअप कर लेते हैं और वो क्या बन जाता है, ट्रांजिट होम्स बन जाते हैं ना। व्हाट इज ट्रांजिट होम्स मीन्स ऐसे घर जिनको उठा के एक से दूसरी जगह रखा जा सके। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और बच्चे वहाँ बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और एक दूसरे के पार्टनर्स बनते हैं मुसीबत की घड़ी में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में रहना साहब इसका मतलब है कूड़ा कचरा उठाना, रैग पिकिंग। थ्रू द ईयर्स इट हैज अक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। अब इतने सालों में ये जो रैग पिकिंग है, प्रोपोर्शंस का मीन्स है फॉर्म, तो इसने जो फॉर्म ले ली है, इसने फॉर्म ले लिया फाइन आर्ट की, यानी स्किल बन चुका है रैग पिकिंग। अब गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इन लोगों के लिए कूड़ा भी गोल्ड के समान है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये इनका रोज का खाना है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके लिए उनके सर के ऊपर छत के समान है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, भले ही ये छत जो उनके ऊपर है लीक कर रही हो, लेकिन है तो रूफ ही। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये इस सबसे ज्यादा है। अब फिर से इन्वर्टेड कॉमा, किसी ने बात कही है, आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप, तो उसकी आंखों में एक रोशनी के साथ वो कहता है कि मैं ना कभी कभी एक रुपया भी ढूंढ लेता हूँ, और कभी कभी तो मैं 10 रुपए का नोट ढूंढ लेता हूँ। ऐसा साहिब ने कहा, किससे, नरेटर से। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more। तो नरेटर हमें बता रही है कि आप जब सिल्वर का कॉइन ढूंढ लो गार्बेज के ढेर में, हीप में, आप स्क्राउंजिंग करना बंद नहीं करते। अब तो नहीं बंद कर सकते स्क्राउंजिंग यानी ढूंढना, ठीक है। फॉर देयर इज अ होप, फॉर का मतलब यहाँ बिकॉज, फॉर यहाँ पर क्या है मतलब बिकॉज, क्योंकि अब ना क्या मिल जाती है, एक उम्मीद मिल जाती है कि हाँ जी और मिलेंगे, और सिक्के मिलेंगे। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता है, इट सीम्स ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब जो है वो अलग है, डिफरेंट, वो अलग है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के लिए जो उनके गार्बेज का मतलब है, बच्चों के लिए वो मतलब कुछ अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए तो ये क्या है, ये रैग पिकिंग या फिर ये कूड़ा कचरा, गार्बेज, हीप ऑफ गार्बेज क्या है बच्चों के लिए, रैप्ड इन वंडर, यानी ऐसा है उनके लिए कि जैसे किसी ने रैप कर दिया हो, पैक कर दिया हो बहुत सारी वंडरफुल चीज़ों को, न जाने क्या मिल जाए, उनको तो कुछ ना कुछ उनके काम का मिलता रहता है। और एल्डर्स के लिए, फॉर द एल्डर्स इट मीन्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, तो बड़ों के लिए तो एक ये रहने का, जीने का साधन है। One winter morning I see साहिब standing by the fence gate of the neighborhood club। एक सर्दी की सुबह मैंने साहिब को देखा खड़े हुए by the fenced gate। fenced gate means जहाँ रेलिंग लगी हो, ऐसा गेट। और कहाँ का गेट था वो, किसका गेट था, नेबरहुड क्लब का। तो मेरे पड़ोस में एक क्लब है, वहाँ के गेट पर साहिब खड़ा था। वॉचिंग 2 young men dressed in white playing tennis। क्या देखा जी उसने देखा कि 2 यंग मैन ड्रेस, कैसे ड्रेस पहने हुए थे, सफेद कलर की, और क्या खेल रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। साहिब ने क्या कहा, साहिब ने कहा मुझे गेम पसंद है, ही हम्स, उसने धीरे से आराम से बोला, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। कंटेंट का मीन्स हो जाता है जब आप किसी चीज को अच्छे से देखो, मन लगाकर देखो, ठीक है, आपका अटेंटिवली देखो, आपका मन हो वो चीज देखना, अच्छा लग रहा हो। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ठीक है, वो कह रहा है
कि मैं अंदर तब जाता हूं जब कोई पास में नहीं होता। ही एडमिट्स, उसने ऐसा कहा। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, तो कह रहा है कि जो गेट कीपर है ना वो मुझे झूला झूलने देता है, यूज करने देता है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। तो साहिब भी क्या पहना है, देखो साहिब क्या पहना है, टेनिस शूज पहना है जो अजीब दिख रहे हैं, अजीब लग रहे हैं। क्यों अजीब लग रहे हैं, किस चीज की वजह से अजीब लग रहे हैं? क्योंकि वो साथ में डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स पहना है, तो उसके शॉर्ट्स और जो उसकी शर्ट है वो बिना किसी रंग की है, डिस्कलर्ड है। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये दिए हैं। तो साहिब ने देख लिया कि जो नरेटर है वो उसकी तरफ देख रहा है, उसके जूतों की तरफ, उसकी शर्ट को नोटिस कर रहा है, तो उसने तुरंत ही अपने डिफेंस में बोला समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ द एक्सप्लेनेशन, समझाते हुए, मुझे एक्सप्लेन करते हुए ऐसा उसने कहा। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him। नरेटर हमें बता रही हैं कि ये सच्चाई कि ये जो जूते हैं डिस्कार्डेड हैं, इनको डिस्कार्ड कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, फेंक दिया गया है। किसने छोड़ा है? किसी रिच बॉय ने, किसी अमीर लड़के ने। और क्यों छोड़ दिया? हु परहैप्स, जिसने शायद रिफ्यूज कर दिया, इन्हें पहनने से मना कर दिया। पहनने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि उन जूतों में एक होल था, एक छेद था। पर ये बात साहिब को बॉदर नहीं करती, साहिब को टेंशन नहीं है इस बात की कि उनमें कोई छेद वगैरह है, उसे तो पहनने से मतलब है। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true। तो जिस बच्चे ने वो जूते पहने हों, या वो जूते क्या, जिस बच्चे ने जूते ही ना पहने हों और वो बेयरफुट रहा हो, बिना किसी जूतों चप्पलों के रहा हो, उसके लिए तो जूते एक होल के साथ भी क्या हैं, उसके लिए सपना सच होने के बराबर हैं। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन ये गेम जो ये देख रहा है इतनी अटेंशन से, सो इंटेंटली, इतनी अटेंशन से वो उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज की सुबह, इसी सुबह जब वो क्लब के बाहर उसे देखा उन्होंने, तो आज की सुबह साहिब अपने रास्ते में है। और कहाँ जा रहा है वो? मिल्क बूथ जा रहा है, मिल्क की शॉप पर जा रहा है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में क्या है? एक स्टील की डोलची है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, उसने कहा वो आगे रोड पे ना एक टी स्टॉल है, मैं वहां काम करता हूँ, ऐसा उसने कहा। पॉइंटिंग इन द डायरेक्ट इन द डिस्टेंस, और उस तरफ उसने हाथ किया, इशारा किया। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, और मुझे कितने रुपए मिलते हैं जी? 800 रुपये, और सारा खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क, मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें अपनी जॉब पसंद है? हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे से वो केयर फ्री लुक दूर हो चुका है, जा चुका है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। जो स्टील का कैनिस्टर वो कैरी किए हुए है, लिए हुए है, सीम्स लगता है, कैसा लग रहा है? वो भारी लग रहा है। किससे ज़्यादा भारी लग रहा है? उस प्लास्टिक बैग से जो वो कैरी किए होता था, अपने साथ लिए होता था। सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, अपने शोल्डर पर इतने हल्केपन से। द बैग वॉज हिज, और वो बैग जो है प्लास्टिक का वो उसी का होता था जो वो अपने कंधे पर लटकाए रहता था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, पर एक कैनिस्टर उस आदमी को बिलोंग करता है जिसका टी शॉप है। यानी अब इंडिपेंडेंस, आज़ादी उसकी खो चुकी है साहिब की। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अपना मास्टर अब और नहीं है। See you guys in the second part of this story. Tata, bye bye.